नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बुढ़ापे का सहारा। रमेश जी को शहर में आए अभी 2 साल हुए थे। उनका बेटा नीरज शहर में नौकरी करता था, इसलिए वह अपने पिता को भी शहर ले आया था। नीरज की पत्नी रीता को रमेश जी का उनके साथ रहना पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि हम अकेले में मज़े से रहें। इसी बात को लेकर अक्सर घर में कहासुनी होती रहती थी। एक दिन रीता घर का काम निपटा रही थी, तभी रमेश जी के हाथ से एक शीशे का गिलास गिरकर टूट गया। रीता को बहुत गुस्सा आया और वह बोली, बाबूजी, आपको दिखाई नहीं देता कि मैं सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ और आप नुकसान करते रहते हैं। अब कौन यह समेटेगा? रीता की बात सुनकर रमेश जी बोले, बेटी, मैं साफ कर देता हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर रमेश जी कांच के टुकड़े समेटने लगे। तभी एक कांच उनके पैर में चुभ गया। खून की धार फूट पड़ी। रमेश जी ने किसी तरह कांच का टुकड़ा पैर से निकाला और बहू को आवाज़ दी। रीता आई और खून देखकर चिल्लाने लगी, ये क्या किया? सारा फर्श गंदा कर दिया। दवा लगाइए इस पर, जाइए अपने कमरे में। मेरा काम और बढ़ा दिया। हे भगवान, क्या मुसीबत सर पर आकर बैठ गई है। पता नहीं कब पीछा छूटेगा हमारा बूढ़े से। जब देखो कोई ना कोई बखेड़ा करते ही रहते हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ। अपनी बहू की बातों को सुनकर रमेश जी को बहुत दुख हुआ और वह लंगड़ाते हुए अपने कमरे में पहुंच गए। सामने टेबल पर उनकी पत्नी की फोटो रखी हुई थी। उसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब वह जिंदा थी तो रमेश जी को कभी एक गिलास पानी नहीं लेने देती थी। उनका बहुत ख्याल रखती थी। शाम को जब नीरज घर आया तो रीता ने उसे सारी बात बता दी। नीरज पापा के कमरे में गया और बोला, पापा, मुझे लगता है आपको यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। आप एक जगह चैन से बैठ नहीं सकते क्या? रमेश जी कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बड़बड़ाकर नीरज बाहर चला गया। उसने भी 4 बातें अपने पिताजी को ही सुना दी। रमेश जी को अपने बेटे की ऐसी हरकत देखकर बहुत दुखी हुए और उनकी आंखों से आंसू बरसने लगे। उसने यह भी नहीं सोचा कि मैं अपने पिताजी के पैर में लगी चोट को ही देख लूं। उल्टा उनके ऊपर ही बरस पड़ा और अपने कमरे में पैरों को पटकता हुआ चला गया। रमेश जी कहीं अतीत में खो गए। जब नीरज पैदा हुआ था, उन्होंने पूरे गांव को दावत दी थी। उनकी पत्नी सुमित्रा ने बहुत लाड़ प्यार से नीरज को पाला। नीरज जब थोड़ा बड़ा हुआ तो रमेश जी उसे अपनी साइकिल पर बैठाकर स्कूल छोड़ने जाते थे। गांव से दूर बड़े से स्कूल में उसका दाखिला करवाया था। दोपहर को खेत में काम करते करते हमेशा घड़ी देखते रहते थे। जैसे ही नीरज की छुट्टी का समय होता, उससे पहले ही स्कूल के गेट पर पहुंच जाते थे। नीरज को घर पर छोड़कर फिर साइकिल उठाकर भरी दोपहरी में खेत पर जाते और रात तक मेहनत करते थे। नीरज जब 5वीं 8वीं क्लास में आया तो एक दिन अपने पिताजी से बोला, पिताजी, आप मुझे स्कूल छोड़ने मत जाया करो। मेरे सारे दोस्त मजाक उड़ाते हैं। आप मुझे एक साइकिल दिलवा दो। सुमित्रा जी ने बोला, अच्छा, अपने बाप के साथ जाने में शर्म आती है। कोई साइकिल नहीं मिलेगी, जाना है तो पैदल जा। रमेश जी ने नीरज की बात को समझकर उसे साइकिल दिलवा दी। धीरे धीरे वह पढ़ लिख गया और शहर जाकर नौकरी करने लगा। रमेश जी से अब काम नहीं होता था। नीरज हर महीने कुछ पैसे भेज देता था। एक दिन नीरज गांव आया और उसने बताया कि उसने एक लड़की पसंद कर ली है। वो दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन
वह आप लोगों को शादी में नहीं बुला सकता। शहर की शादी में आप लोग सही नहीं रहोगे। यह सुनकर रमेश जी और सुमित्रा का दिल टूट गया। सुमित्रा ने तो कुछ ही दिन बाद बिस्तर पकड़ लिया। 2 महीने बाद नीरज रीता को लेकर गांव आया, लेकिन एक ही दिन रुककर वापस जाने लगा। रमेश जी ने उससे कहा, बेटा कुछ दिन रुक जा, शायद तेरी माँ की अंतिम घड़ियाँ आने वाली हैं। कुछ दिन तुम लोग साथ रहोगे तो उसे अच्छा लगेगा। नीरज ने कहा, पिताजी रीता नहीं रुकेगी, उसे गांव पसंद नहीं आ रहा है। दोनों चले जाते हैं। कुछ दिन बाद सुमित्रा जी अपने बेटे को याद करते करते दम तोड़ देती है। उस समय नीरज और रीता दोनों 13वीं तक रुके थे। फिर रिश्तेदारों के कहने पर नीरज अपने पिता को शहर ले आया, लेकिन अब दोनों उनसे परेशान हो चुके थे। रमेश जी को अब कोई ठिकाना भी नहीं था। गांव का मकान और खेत नीरज ने बेच दिए थे। उसी पैसे से उसने एक फ्लैट खरीदा और किराए के मकान से उसमें आ गया था। एक दिन शाम के समय रमेश जी उदास एक पार्क में बेंच पर बैठे थे। उनके जीवन का अब कोई मकसद नहीं था। तभी उन्होंने देखा 3-4 उनकी उम्र के लोग वहीं पार्क में बैठे हंस रहे थे। सभी एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। रमेश जी को यह देखकर अपने गांव की याद आ गई। गांव की चौपाल पर भी वे गांव वालों के साथ अपने सुख दुख बांटते थे। इसी बीच किसी की आवाज़ से उनका ध्यान भटका। उन्होंने नज़र उठाकर देखा तो उनमें से एक सज्जन उनके सामने खड़े थे। वे रमेश जी से बात करने लगे। उन्होंने अपना नाम सुखबीर बताया। उन्होंने कहा, आप भी बहू बेटे से परेशान हो? रमेश जी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यह सुनकर सुखबीर जी हंसने लगे। अरे भाई, हमसे कुछ छिपा नहीं है। हम सब भी अपने घर वालों से परेशान थे, लेकिन आज देखो हम कितने मज़े में हैं। यहाँ यहीं पास में एक आश्रम है, वहीं रहते हैं। जो मन में आए वो करते हैं, जहाँ जाना हो जाते हैं। वहाँ बड़े प्यार से नौजवान हमारी सेवा करते हैं। समय पर खाना मिलता है, साथ ही हंसी खुशी का माहौल रहता है। छोड़ इस उम्र में अपनी बेइज्जती करवाना, आ जाओ हमारे संग। यह सुनकर रमेश जी की आंखों से आंसू बहने लगे। सुखबीर जी ने बाकी सबको भी बुला लिया। फिर वे रमेश जी को आश्रम दिखाने ले गए। वहाँ सब खुशी खुशी रह रहे थे। वहाँ उन्हें कुछ लड़के लड़कियाँ मिले जो वहाँ सेवा करते थे। उन्होंने बहुत प्यार से रमेश जी की सारी बात सुनी और उनसे कहा, दादाजी आप हमारे आश्रम में आ जाइए। यहाँ हम आपकी इतनी सेवा करेंगे कि आप अपना दर्द भूल जाएंगे। रमेश जी के लिए यह सब बिल्कुल अलग था। गांव में तो ऐसा कुछ नहीं था। अगले दिन वे अपना सामान लेकर घर से चल दिए। उन्होंने नीरज और रीता को कुछ नहीं बताया और आश्रम पहुंच गए। वहां जाते ही उनका स्वागत हुआ। अब वे वहीं रहते हैं। वहां उन्हें बहुत आदर सम्मान के साथ नाश्ता, खाना और पैसे भी मिलते थे। अब वे भी उस ग्रुप का हिस्सा थे जहां केवल खुशियां बांटी जाती थी। इस तरह रमेश जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों को वृद्धा आश्रम में बहुत ही आराम से गुजारे और उन्होंने फिर कभी भी अपने बेटे बहू को पीछे मुड़कर नहीं देखा और ना ही उनके बेटे बहू ने उनके बारे में कभी जानने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था जैसे वह तो उनसे अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छा ही होता है। ऐसे बेटा बहू से तो अलग रहना ही अच्छा है, जिन्हें अपने माता पिता के दुख दर्द से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो और जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इसलिए ऐसी औलाद के पास रहने का फ़ायदा ही क्या है। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।